तो चलें। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमें 3 डायमेंशन के अंदर किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेट से मैं कहता हूँ ये पॉइंट है पी। तो अब ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस में कितना दूर है, वाई एक्सिस में कितना दूर है, जेड एक्सिस में कितना दूर है, इसका मतलब हमें 3 डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कह देता हूँ कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के अंदर वो कितना दूर है उसको मैं कह देता हूँ कि वो A1 डिस्टेंस पर है। फिर वो वाई डिस्टेंस में कितना दूर है तो मैं कह देता हूँ ये A2 डिस्टेंस पर है। और फिर वो जेड एक्सिस के अंदर कितना दूर है इस चीज़ को मैं यहाँ पर A3 से शो कर देता हूँ। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ A1I प्लस A2J प्लस A3K। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर मैंने क्या किया, 3 कोऑर्डिनेट्स ले लिए और उन 3 कोऑर्डिनेट्स के जरिए इसकी पोजीशन को क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। तो ये हमारे पास तरीका होता है किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सेस के अंदर किसी पॉइंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को या इन कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। तो कल ये चीज़ हमारी रह गई थी थोड़ी सी। आज हम आगे चलते हैं और देखिए जो आपकी बुक के अंदर ये चैप्टर है ना, वो चैप्टर में बड़ा सीक्वेंस के अंदर बड़ी डिस्टरबेंस है। इसलिए मैं आपको बड़े सीक्वेंस से चीज़ें लेके जाऊंगा कि ताकि सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया है, इसके अंदर बड़ी मिसिंग इंफॉर्मेशन से बीच बीच में एक एक चीज़ का जिक्र कर दिया और फिर वो आगे चले गए। तो एज सच कोई बैकग्राउंड बनेगा नहीं। तो इसलिए हम चीज़ों को एक तरतीब, एक सीक्वेंस के साथ लेके चलेंगे ताकि आपको वेक्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो चैप्टर तो छोटा सा है। अगर हम एक यही चैप्टर जो उन्होंने बुक के अंदर दिया हुआ है और जिस तरह से टॉपिक उन्होंने दिए हुए हैं अगर उसी को पढ़ें तो ये तो शायद फौरन से ख़त्म हो जाए। लेकिन बात यही आती है कि असल मकसद है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब हम उसके बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से समझ लें। तो इसलिए एडिशन ऑफ वेक्टर, देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि जब कभी भी किसी वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है। जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें वही इफेक्ट देता है जो इंडिविजुअल वेक्टर्स दे रहे होते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस टू कन्वर्ट, प्रोसेस टू कन्वर्ट मोर देन वन वेक्टर इनटू अ सिंगल वेक्टर, इनटू अ सिंगल वेक्टर ऑफ सेम इफेक्ट, ऑफ सेम इफेक्ट। तो इसमें ये होगा कि हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं। मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेट से मेरे पास एक वेक्टर है ए और उस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स इस तरह से हैं, A1I, A2J और A3K। ठीक है ना। ये मेरे पास एक वेक्टर है जो कि 3 डायमेंशन के अंदर है। इसी तरह से मैं दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ, वेक्टर बी। और उस बी वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, B1I, B2J एंड B3K। अब ये दो वेक्टर्स को मैंने आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है ना। तो इसको हम किस तरह से ऐड करेंगे और इसका जो रिजल्ट होगा वो हमें क्या बताएगा। तो देखें ये मैंने ए और बी को आपस में ऐड किया और इसका मुझे आंसर चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ और मैं इस तरह लिखता हूँ कि वेक्टर ए को बी से जब हम ऐड करते हैं तो हम ए के कंपोनेंट्स लिखते हैं, A1I, A2J एंड A3K। और इसको हम ऐड कर देते हैं B1I, B2J एंड B3K। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखें जो सिमिलर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स है ना, जैसे आई को आई से ज्वाइन करना है, जे को जे से ज्वाइन करना है और के को के से ज्वाइन करना है। ठीक है। आई को आप जे से नहीं कर सकते ऐड, क्योंकि सिमिलर फैमिलीज जो होती हैं वो आपस में ऐड होती हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं आई को दूसरी फैमिली के साथ ऐड कर दूं। तो ये आपके पास गलत हो जाएगा क्योंकि वेक्टर का रूल नहीं है ये। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू, तो A1 और B1 आपस में ऐड होने के बाद क्या लिखे जाएंगे, A1 प्लस B1।
और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो है आई। उसको मैं एक साथ लिख देता हूं, क्योंकि ए वन के साथ था, बी वन के साथ भी था, दोनों को बाहर कर दिया। इसी तरह A2 प्लस B2, और ये है आपके पास जे। इसी तरह A3 प्लस B3, और ये आपके पास क्या है, के। ठीक है ना। तो ये जो हमने वेक्टर का सम किया, ये ऐड किया, इससे हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया कि दो वेक्टर्स को ऐड करने से जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो एक्चुअली वही सेम इफेक्ट देगा जो कि इंडिविजुअल या पहले वेक्टर्स हमें दे रहे थे। अब इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड या मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाया ना। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और आप देख लें कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। और तीसरा वेक्टर है मेरे पास सी। अब इन तीन वेक्टर्स को मैंने क्या करना है, ऐड करना है और इसका रिजल्टेंट बनाना है। तो चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं और इस तरह से ही इसको सॉल्व करते हैं कि लेट से मेरे पास एक वेक्टर था ए, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया किसके साथ, बी की टेल के साथ। और फिर वो जो बी वेक्टर है उसको मैंने ज्वाइन कर दिया किसके साथ, सी के साथ। अब अगर आप देखें ए बी सी को ज्वाइन करने के बाद जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा, जो इन तीनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअली कैसे बनाया जाएगा, पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर की हेड से क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। तो ये जो आपके पास आंसर आए, इस आंसर को मैं कहता हूं रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर सम है इंडिविजुअल वेक्टर्स का, कौन कौन से, ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर आप देखें तो ये तीनों वेक्टर्स एक्चुअली सम होने के बाद जो इफेक्ट दे रहे हैं, ये सेम इफेक्ट वही आपके पास जो इंडिविजुअल वेक्टर है आर, वो वही इफेक्ट दे रहा है जो कि ए बी सी अलग अलग करना चाहते थे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर को किस तरह से लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो इंडिविजुअल वेक्टर्स का वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि इंडिविजुअल वेक्टर्स कर रहे होते हैं। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन कि इट इज अ सिंगल vector which have same effect, which have same effect as that of, as that of all the original vectors, all the original vectors। तो जो आपके ओरिजिनल वेक्टर्स हैं, जो इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेंगे अगर उन तीनों की जगह एक सिंगल वेक्टर बना दिया जाए जो वही काम करे जो कि पहले वाले कर रहे थे, तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा से इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ कि आर जो है वो रिजल्ट है किसका, ए का, बी का और सी का। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसे हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। इसी तरह से नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर जो होता है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो देखें, ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में सेम हो और डायरेक्शन में ऑपोजिट हो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। और इसे हम लिखते कैसे हैं कि वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड, हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, ऐसे वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि लेट से मेरे पास एक वेक्टर है ए, ये मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया ए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इस सेम वेक्टर का अगर मैं नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करूं तो वो नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड यानी कि लाइन में सेम होगा, इतना ही बड़ा होगा जितना ही बड़ा वेक्टर है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ओ सॉरी, जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो अब ये जो मैंने माइनस ए लिखा है ये क्या है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। इसे मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन पहले वेक्टर के मुकाबले में क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है। फिर वेक्टर एडिशन के बाद हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन की भी बात करते हैं।
अब सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगी? जिस तरह से एडिशन की थी, ए को बी में क्या कर दें, ऐड। अब अगर ए को बी में से सब्ट्रैक्ट करें, तो इसका क्या मतलब है? देखें, इसका मतलब यह है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को मैं ये कहता हूं कि इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ वेक्टर, टू द एडिशन ऑफ वेक्टर with its direction, with its direction reversed, with its direction reversed। अच्छा, अब ये बिल्कुल वैसी है कि जैसे आप एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं, बस इसमें फर्क क्या होगा कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। या फिर इस बात को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ वेक्टर विद द नेगेटिव ऑफ द अदर, विद द नेगेटिव ऑफ अदर। तो आपने एक ऐसे वेक्टर को ऐड करना है किसके साथ, एक नेगेटिव वेक्टर के साथ। अब ये कैसे करेंगे, तो देखें, मैं आपको इसको इक्वेशन के जरिए पहले लिख दूं कि अगर मैं किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बी में से, तो क्या ये बात बिल्कुल ऐसे ही नहीं लिखी हुई कि मैं ये कहूं कि मैं वेक्टर को ऐड कर रहा हूं किस में से, नेगेटिव ऑफ बी में से। मुझे बताएं, क्या ये बात सही है दोनों तरफ? ठीक है ना, क्योंकि ए माइनस बी को इसी तरह लिखा जा सकता है, प्लस माइनस करेंगे तो दोबारा माइनस ही आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर हम इस चीज को किस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, और उस ए वेक्टर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, बी वेक्टर में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, आप जानते हैं कि यहाँ पॉजिटिव एक्स होता है, या नेगेटिव एक्स होता है, या पॉजिटिव वाई होता है, और यहाँ नेगेटिव वाई होता है। तो लेट से मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, दोनों को मैंने क्या करना है, ऐड। तो मैं ए को ड्रॉ कर देता हूँ वाई एक्सिस पर, यह है ए वेक्टर, और बी को मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक्स एक्सिस पर, यह है जी वेक्टर बी। इसे मैंने ड्रॉ कर दिया यहां, सही है। अब अगर देखा जाए तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन हमारी कंडीशन तो ये नहीं है। हमें तो ए के साथ प्लस किसको करना है, माइनस बी को। तो मुझे बताएं, अगर मैंने इस प्लस बी को नेगेटिव बनाना है, तो मुझे इस वेक्टर को कहाँ ड्रॉ करना चाहिए, नेगेटिव एक्सिस पे ना। तो फिर मैं ये वेक्टर क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। ये मेरे पास अब जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर को मैं क्या कहूंगा, ये वेक्टर है माइनस बी। और मैंने अब इस ए को किस में ऐड करना है, माइनस बी के साथ ऐड करना है। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा, तो ऐड करने का तरीका होता है हेड टू टेल रूल, ठीक है ना। उस हेड टू टेल रूल में ये होगा कि ये जो माइनस बी वेक्टर है ना, ये ए के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ए को माइनस बी के साथ ऐड कर देता हूँ, ये हो गया माइनस बी। अब इन दोनों का जो रिजल्ट है वो कैसे निकालते हैं, कि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर की हेड से मिला देते हैं। तो पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से क्या कर दिया मैंने, मिला दिया। ये जो रिजल्टेंट है, ये जो आर है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। और वो रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा, उस रिजल्टेंट को मैं इसी तरह से लिखूंगा कि ए प्लस माइनस बी। तो ग्राफिकली आपको बात समझ आई कि कैसे हमने वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में ऐड किया है। आपको पेपर में गिवन पॉजिटिव होगा, लेकिन आपने पहले उस पॉजिटिव वेक्टर को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, एंड देन आपने उसको क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने के बाद उसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। क्लियर है यहां तक बात? चले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गई। अब आते हैं हम किसके ऊपर, मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। किसी भी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दो चीजों से कर सकते हैं, या तो हम वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करें, वो बात तो हमने एंड में जाके पढ़नी है, आपके करिकुलम का हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी वेक्टर को स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करना हो, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इस वेक्टर विद स्केलर का मतलब नंबर होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर जो है ना, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ स्केलर के ऊपर। इसको हम लिखते हैं, इट डिपेंड्स
ऑन द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द स्केलर। ठीक है। तो यहां पर हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास कोई भी नंबर है एन, उसको हमने क्या करना है, किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये वेक्टर है ए। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो एन है, एन, ये एन क्या चीज है, ये है स्केलर। और इस स्केलर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ, ए के साथ। तो ये जो ए आपको नजर आ रहा है, ये ए यहां पर क्या है, ये है वेक्टर। तो स्केलर को आपने वेक्टर के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें होगा क्या कि जब हम किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो वेक्टर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करते हैं केसेस में। जैसे पहला है केस वन। अच्छा, अब ये क्योंकि आपने कुछ चीजें आगे जाके पढ़ भी ली होंगी, तो उसके भी कुछ रेफरेंसेस मैं दे दूंगा, क्योंकि अगर या तो आप अभी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही होती तो फिर ये रेफरेंस मैं ना देता। लेकिन क्योंकि अभी आप तकरीबन हाफ से ज़्यादा सिलेबस आपने पढ़ लिया ना, आपके कॉलेज में कौन सा अभी चैप्टर चल रहा है? फिलहाल हम कोई 10-11 कर रहे थे शायद। 10-11 इलेक्ट्रोस्टैटिक करना है। जी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि शुरू के 10 चैप्टर्स पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम रेफरेंसेस अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको नो हाउ है कि कोई भी वो क्वांटिटी उसका क्या मतलब है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं केस वन में बात करूं कि केस वन में क्या है, कि जब आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करें वेक्टर के साथ, व्हेन स्केलर एन, व्हेन स्केलर एन इज अ डायमेंशनल डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनल क्वांटिटी, क्योंकि अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आ रहे हैं डायमेंशनल क्वांटिटी कौन कौन सी है। फिजिकल की जितनी भी क्वांटिटी है वो डायमेंशनल है, मास, लेंथ, टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी है। ठीक है ना। तो अगर आपका जो स्केलर है वो कोई डायमेंशनल क्वांटिटी हुई, तो जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट विल बी सेम, विल बी सम न्यू फिजिकल क्वांटिटी, विल बी न्यू सम न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर आपका वो जो स्केलर नंबर है वो अगर कोई डायमेंशनल क्वांटिटी हुई, तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी, और वो फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। एग्जाम्पल क्या है इसमें, तो यहां पर हम इसकी एग्जाम्पल के जरिए से सॉल्व करते हैं। कि देखें, आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस वेलोसिटी के साथ मैं मास को मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे बताएंगे कौन सा फार्मूला बनेगा, हम्म, मोमेंटम का। जी। पढ़ा है ना चैप्टर 3 में। जी। जी तो पढ़ा है। अगर आप देख लें, ये क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना। यस। और आप देखें कि ये जो मैंने एम लिखा है, ये एम डायमेंशनल क्वांटिटी है, क्योंकि अभी हम पिछले में चैप्टर में पढ़कर आ रहे हैं डायमेंशनल क्वांटिटी क्या होती थी, जिसकी डायमेंशन होती है, तो मास की डायमेंशन कैपिटल एम होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एम है, जिसको हम स्केलर कह रहे हैं, क्योंकि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो जब मैंने इस स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास एक और नया वेक्टर आ गया, और उस वेक्टर का नाम क्या था, मोमेंटम था। सही है ना। इसे हम क्या कहते हैं कि आपने स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक्सेलरेशन को मैं मैथ से मल्टीप्लाई करूं, किसका फार्मूला बन गया, फोर्स। फोर्स का। ठीक हो गया ना। और ये जो फोर्स है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने देखा क्या कि हमने स्केलर एक नंबर था, और वो डायमेंशनल अगर है, तो उसको जब आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी, जो क्या होगी, वेक्टर होगी। ठीक है, ये है केस वन। क्लियर है यहां तक बात। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल ली जा सकती हैं। आपका इम्पल्स जो है वो भी इसी तरह से,
जो है वो स्केलर को वेक्टर मल्टीप्लाई करने से आता है, ठीक है ना। अगर आप देखें फोर्स को आप टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी तो जाके इम्पल्स बनता है। तो टाइम क्या है, स्केलर है लेकिन डायमेंशनल क्वांटिटी है, और वहां से आपके पास क्या आ जाता है, इम्पल्स आ जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमारे पास जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स के साथ अगर मैं टाइम को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, तो फिर मेरे पास जो आंसर आ जाता है वो है इम्पल्स, और इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसे हम लिख देते हैं इम्पल्स। इम्पल्स कहते हैं द शॉर्टेस्ट, द फोर्स फॉर अ शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये है केस वन। केस टू, अब क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन से बात हो रही है, तो अब ये है कि अगर हम किसी स्केलर को जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो, मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर के साथ, तो क्या होगा, व्हेन स्केलर m इज इक्वल्स टू जीरो, द रिजल्ट, अच्छा ये m इज इक्वल्स टू n है क्योंकि ऊपर मैंने आपको n से शो किया हुआ स्केलर, ठीक है। n इज इक्वल्स टू जीरो, द रिजल्ट इन अ, द रिजल्ट इज अ नल वेक्टर। तो जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, नल वेक्टर होगा, ठीक है ना। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि देखें, अगर मैं n को वेक्टर a से मल्टीप्लाई करूं, ये जो n है ये है जीरो, और वेक्टर a, तो जब मैं जीरो को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। और ये जीरो क्या है, आपके पास मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन डायरेक्शन तो है ना। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये नल वेक्टर कौन सा, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि एक कार है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम है। जब इनिशियल फाइनल सेम है तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जीरो। और जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला पढ़ा है, और एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मुझे बताएं, अगर डेल्टा वी जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो। जबकि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर क्योंकि उसका आंसर क्या है, जीरो आया है, तो इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। लेकिन क्या बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी तो मूव कर रही है। तो इसका जो वेक्टर है वो नल वेक्टर है, क्यों, क्योंकि उसका आंसर जीरो हो गया लेकिन डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन जीरो नहीं हुई या डायरेक्शन खत्म नहीं हुई, बॉडी मूव कर रही है किसी ना किसी डायरेक्शन के अंदर। क्लियर है यहां तक बात। फिर आते हैं जी केस थ्री। केस थ्री में ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जो स्केलर है वो जीरो से बड़ा हो, तो फिर वो वेक्टर को किस तरह से चेंज कर देगा। तो देखें उसमें लिखते हैं कि व्हेन स्केलर m greater than zero is positive number, the direction will, the direction will remain same, the direction will remain same, but magnitude will increase। लेकिन क्या होगा कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज, और कितना इंक्रीज हो जाएगा, n टाइम्स। क्योंकि n आपके पास वो स्केलर नंबर था जो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये m नहीं, n है, ठीक है, n ग्रेटर देन जीरो। तो n अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट से कि इक्वेशन मेरे पास ये है, n को मैं a से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि लेट से मेरे पास जो n है वो 5 है। तो जब मैं 5 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली जो मेरे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है ये, ठीक है, इस वेक्टर को मैं कह देता हूँ a। इस वेक्टर को मैंने 5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब यही एरो 5 दफा आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये देखें।
तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया ना, yes, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये आपके पास है ए ए ए और ये ए। तो देखें, किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन वही है जो पहले थी। सिर्फ फर्क क्या पड़ा है कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। ठीक है, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। yes, अच्छा, और इसे हम लिख देते हैं 5A। चले केस 4। केस 4 के अंदर अब क्या होगा कि अगर वो स्केलर नंबर नेगेटिव हो, यानी छोटा हो, तो फिर अब इस केस में आपके पास जो अ, नया रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किस तरह से शो होगा। तो देखिए, इसमें लिखते हैं कि व्हेन स्केलर, व्हेन स्केलर n लेस देन 0, इट मींस नेगेटिव है। सो द डायरेक्शन विल रिवर्स, द डायरेक्शन विल रिवर्स, बट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज n टाइम्स। तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि जब आप नेगेटिव नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव नंबर से सिर्फ ये होगा कि जो पहले डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी ना, डायरेक्शन सेम थी, मैग्नीट्यूड बढ़ गया था। अब जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन आपके पास रिवर्स हो जाएगी और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये आपके पास है NA। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि n को आपने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया और ये 2 नेगेटिव नंबर है, सही है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि n जो है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो अब आप इसको किस तरह से शो कर सकते हैं। तो देखिए, इसको इस तरह से शो किया जा सकता है कि मेरे पास एक वेक्टर है और उसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। वो वेक्टर है ए। जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया -2 से, तो मेरा जो अब आंसर आएगा वो इस तरह से होगा कि मेरा जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड में तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। अब देखें कैसे लिखेंगे। दोनों वेक्टर्स आपके पास डायरेक्शन क्या कर दे, रिवर्स कर गए। और क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ भी गया पहले के मुकाबले में, इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस बट डायरेक्शन रिवर्सेस, बट डायरेक्शन रिवर्सेस। तो जो डायरेक्शन है वो क्या कर गई, इसके अंदर रिवर्स कर गई। और इसे हम क्या लिखते हैं, -2A। ठीक है, तो इस तरह से हम केस 4 जो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर है, उसको हम क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व। तो जब देखें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, ये तीनों चीजें हमने कवर कर ली। डिवीजन कोई होती नहीं है वेक्टर्स के अंदर, ये तीन चीजें ही हैं जो कि हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखें, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके अंदर तकरीबन मैक्सिमम टाइप्स को मैंने कवर कर लिया ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना बने कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर, और इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन जो आपकी बुक के अंदर यूज हो रही है मैंने सिर्फ वो वाली टाइप्स जो है उनको ऐड कर लिया। इक्वल वेक्टर सबसे पहले एक टाइप है। क्या होती है इक्वल वेक्टर्स, हम कहते हैं टू वेक्टर्स आर इक्वल, दो वेक्टर्स इक्वल होंगे इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स इक्वल होंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड। और दूसरी बात, उसके अंदर क्या होनी चाहिए कि उनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, सेम डायरेक्शन। तो अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है,
तो उन दो वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास एक वेक्टर है और उसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि ये मेरे पास एक वेक्टर है। इस वेक्टर को हम कह देते हैं वेक्टर है ए। इस ए वेक्टर के अगर हम कंपोनेंट्स को ड्रॉ करें तो इसका एक कंपोनेंट जो एक्स में आएगा उसे हम ए एक्स कह देंगे। ये आपके पास है वाई। तो जो कंपोनेंट एक्स एक्सेस में आ रहा है उसे ए एक्स कह देंगे। और जो इसका कंपोनेंट कहाँ पर आ रहा है, ए वाई एक्सेस के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, देखिए वाई एक्सेस। अब आप देखें ये जो जो ए एक्स वाला कंपोनेंट है इसको मैं लिख सकता हूँ ये ए कॉस थीटा है। तो यहाँ पर ए कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है उस वेक्टर को भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ और वो वेक्टर इसी तरह ड्रॉ होगा, पैरेलल टू वाई एक्स एक्सेस। अब जो मैंने ये ड्रॉ किया है इसी वेक्टर को क्या मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ? तो ये भी तो ए कॉस थीटा ही कहलाएगा ना। ठीक है। तो मुझे बताएं ये जो ए कॉस थीटा ऊपर लिखा है और ये जो ए कॉस थीटा नीचे लिखा है, क्या ये दोनों वेक्टर सिमिलर नहीं है? दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, ये वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है। ठीक है ना। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास बॉल है जो कि मूव करके डाउनवर्ड आ रही है, एक इंक्लाइंड से। तो अगर इस इंक्लाइंड के ऊपर हम देखें कि कौन सी फोर्स अवेलेबल है तो हम कहते हैं कि जी ग्रेविटी की फोर्स अवेलेबल है। ठीक है ना, या वेट फोर्स है इसके अंदर। तो उस वेट फोर्स को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, वेट फोर्स है। ठीक है, ये आपके पास। अब इस वेट फोर्स के अगर आप कंपोनेंट देखें तो दो कंपोनेंट्स आपके बनते हैं इसके अंदर। एक कंपोनेंट बन जाता है डब्ल्यू कॉस थीटा और एक कंपोनेंट बन जाता है डब्ल्यू साइन थीटा। ये जो डब्ल्यू साइन थीटा मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, उस डब्ल्यू साइन थीटा को मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अब अगर आप देखें कि ये जो डब्ल्यू साइन थीटा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों डब्ल्यू साइन थीटा के जो वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इक्वल वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मैं यहाँ ड्रॉ करके फाइनली आपको ये बता देता हूँ कि ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए। और इसी तरह से अगर दूसरा वेक्टर भी सेम इसी मैग्नीट्यूड का हो और इसी डायरेक्शन का हो तो उस वेक्टर को अगर बी लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि जो बी वेक्टर है वो किसके बराबर है, वो ए के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो हम कहेंगे बी एंड ए आर इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। चले, तो ये बात क्लियर हो गई इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। ऑपोजिट वेक्टर्स। अब ऑपोजिट वेक्टर्स आपको नजर आ ही रहा है कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट है। जैसे हमने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा था, ठीक है ना। तो नेगेटिव वेक्टर में भी यही था ना कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ये आपके पास हो गया, टू वेक्टर्स आर ऑपोजिट इफ दे आर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, दो वेक्टर्स ऑपोजिट होंगे अगर उनके दरमियान में एंगल कितना बन रहा हो, 180 डिग्री। तो यहां पर हम एक वेक्टर ले लेते हैं, वो वेक्टर है ए। और जो दूसरा वेक्टर है वो आपके पास क्या है, बी। और अगर आप देखें तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। तो इसी वजह से इन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि लेट से हमारे पास एक कार है और वो मूव कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं। इस कार को अगर आप देखें कि जब ये मूव कर रही है तो एक अप्लाइड फोर्स होगी जो इंजन की तरफ से होगी। तो एक वेक्टर आपके पास क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसके रोड और टायर के दरमियान में एक फोर्स है जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
तो अगर आप देखें इन दो वेक्टर्स को, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है ना। तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, ये ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। इसी तरह से इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि अगर मैं इस कार के अंदर बात करूं कि कार का जो वेट है वो डाउनवर्ड है, और वेट के साथ अगर मैं इसके अंदर नॉर्मल फोर्स की बात करूं, तो वो नॉर्मल फोर्स क्या है, अपवर्ड है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है ना। तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट वेक्टर्स कहेंगे। क्लियर है यहां तक बात। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब है, कि जिसकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, और जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। यानी कि होने क्या चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, और पैरेलल से हमें यही पता चलता है कि थीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। अब यहां पर मैं इस चीज को इस तरह से शो कर देता हूं कि हमारे पास दो बातें इसके अंदर हैं पैरेलल वेक्टर्स के लिए, कि डायरेक्शन क्या है इसमें, सेम है, सेम डायरेक्शन। और इस पैरेलल वेक्टर के अंदर जब हम इसको सॉल्व करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी स्केलर से, तो वो स्केलर अगर तो पॉजिटिव नंबर हुआ, तो फिर आपके पास, अगर वो आपके पास क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर हुआ, इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब पॉजिटिव। तो अभी हम पढ़कर आए थे ना कि जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता था, लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज होती थी, नहीं। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब थीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम। अच्छा, और सेम रहेगा तो फिर हम यहां पर इस बात को लिख सकते हैं कि इफ वन वेक्टर ए, इफ वन वेक्टर ए इज स्केलर एन, और वो क्या हो, नॉन जीरो, एंड नॉन जीरो, नॉन जीरो के साथ साथ पॉजिटिव भी हो, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर, मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। तो फिर आपके पास क्या होगा, वो जो वेक्टर होगा उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले शो करके बताया था कि एन को आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एन की जगह पे आप 5 फुट कर देते हैं, तो हमारे पास डायरेक्शन सेम नहीं होगी, और उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, वो है पैरेलल वेक्टर। इसी तरह से एंटी पैरेलल वेक्टर भी होगा, वो जाहिर सी बात है, उसमें थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। फिर आ जाते हैं जीरो वेक्टर पर। जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर। और ऐसा वेक्टर कौन सा होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। इसके अंदर जो पहली बात है वो ये है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, उसे हम जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर कहते हैं। जीरो मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। दूसरा, इस बात को इस तरह भी शो कर सकते हैं कि किसी वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करें और वो स्केलर क्या हो, जीरो हो, तो हमें जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी होगी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन कौन सी होती है, जो कि हमें नोन नहीं होती, विच इज नॉट नोन। ऐसी डायरेक्शन को हम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कहते हैं। तो ये कहीं पर भी हो सकती है, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जीरो।